हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज़ बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 सेट नंबर 5 की बात करते हैं। CH3CHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CO CH3 टुवर्ड्स रिएक्शन विथ HCNY। ठीक है, तो चलो इसका बहुत इजी सा आंसर है, सबको पता होगा। CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H दिया हुआ, एक ये कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। ठीक है, दोनों में CN के रिएक्शन के बारे में पूछा है। CN क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक बात मैं सबको बता दूं, जितना ज्यादा पॉजिटिव तुम्हारा कार्बन होगा, जितना ज्यादा क्या होगा? पॉजिटिव तुम्हारा कार्बन होगा, उतने अच्छे से साइनाइड क्या करेगा? इस पे रिएक्शन कर देगा। साइनाइड क्या कर देगा? उतने अच्छे से साइनाइड इस पे रिएक्शन करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो कौन ज्यादा पॉजिटिव होगा? अब दिमाग तुम्हें लगाना है। पहली चीज हमें देखने को क्या मिल रहा है? डिफरेंस। यहां पर CH3 है, वहां पे भी CH3 है। यहां पर क्या है? H है, वहां पर CH3 है। ठीक है, मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है इस वाले कंपाउंड में क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ज्यादा है। ये क्या होता है सर? मतलब बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ ज्यादा है, काफी ज्यादा भीड़ है। देखो C और 2 हाइड्रोजन जुड़े, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। वहीं पर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? यहां पर कम है। कैसे कम है? देखो, वहां पर CH3 थे, मतलब 3 हाइड्रोजन और है वहां पे, यहां पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भीड़ थोड़ी कम है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, यहां पर क्या है? देखो, एक ही प्लस आई ग्रुप है, और यहां पर देखो कितने ग्रुप हैं? यहां पर 2 प्लस आई ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ड्यू टू इंडक्टिव ग्रुप, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 1 CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप कौन सा इंडक्टिव दिखाता है? प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट देता है। वहीं पे इसकी मैं बात करूं, यहां पर देखो 2 CH3 हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के साइड पुश करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैसे ही नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पॉजिटिव तो रह ही नहीं पाएगा, कार्बन भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण ये रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो सेकंड में लिखूंगा यहां पर इन प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 makes carbon more negative, ठीक है, अगर ये सब देखने को मिल रहा है, मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तुम्हारी किसकी? इसको नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किसकी? टुवर्ड्स HCN। समझ में आ गया? HCN की तरफ पे यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किसकी? एसिटाल्डिहाइड की। वहीं पर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, काफी ज्यादा कम होगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा ये रिएक्टिविटी काफी ज्यादा कम है। ठीक है, काफी ज्यादा कम है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एसीटोन कम रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव। कितने पॉइंट थे? देखो, इतने पॉइंट थे।
समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्जॉस्टिव, क्या है यहाँ पे, अमोनियोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहां पर मतलब तुम्हें जब तक अमोनिया खत्म नहीं हो रहा है अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते ही जाना है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, एग्जॉस्टिव मतलब खत्म कर दो पूरी तरह से। ठीक है, एक भी अमाउंट ना बच पाए वैसे करना। ठीक है, तो देखो अल्काइल हैलाइड RX दिखता है, ऐसे ही होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैंने अमोनिया के साथ कराई NH3 के साथ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, NH2 लिख रहा हूं मैं इसको और एक हाइड्रोजन ऐसे लिख रहा हूं, तो तुम्हें ध्यान से समझ में आएगा। देखो क्या बनेगा यहां पर, ये हाइड्रोजन ये हैलोजन ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, क्या निकलेगा देखो RNH और ये एक H दिखेगा, RNH2 बन जाएगा। मतलब क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, वापस से कर दो इसकी रिएक्शन किसके साथ, वापस से कर दो इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ, तो कैसे देखने को मिलेगा तुम्हें X, यहां पर R, वापस से क्या निकल जाएगा HX निकल जाएगा बाहर, क्या बनेगा तुम्हें R2N और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस फिर से रिएक्शन कर दो R और X की। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा देखो यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा R3N, तो यहां पर तुम्हें मिला तुम्हें सेकेंडरी अमाइन, यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा टर्शरी अमाइन। ठीक है, और अगर बताओ क्या इसके बाद रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो वापस से इसकी रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ, R और X के साथ। देखने को तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा, R4N प्लस और X माइनस। इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, तो मतलब तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है, बस ये मिल रहा है सर कि जब तब हम अगर अमोनोलाइसिस कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड का पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा अमाइन खत्म कर दें, पूरा अमोनिया खत्म कर दें, तो मुझे वहां पर मिक्सचर्स देखने को मिल रहे हैं किसके, अमाइंस के। तो यहां पे क्या लिखोगे, मिक्सचर्स ऑफ अमाइन, मिक्सचर्स ऑफ अमाइंस। ठीक है, क्या मिलते हैं तुम्हें, ऑप्टेन मिलते हैं, आर ऑप्टेन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमाइन फॉर्म लिख दो या फिर आर ऑप्टेन लिख दो। ठीक है, तो वही लिखोगे तुम। मिक्सचर ऑफ तुम्हारे अमाइंस में सबको बता देना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और तुम्हें क्वाटरनरी देखने को मिल रहा है ऐसा। ठीक है, विथ रिएक्शन बताओगे तो काफी ज्यादा मजा भी आएगा। समझ में आ गया, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं ये, तो इतना ही लिख के आएंगे अपन और फिर ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो यहां पर हम सबको पता है, ये देखो क्या है, CONH3 5 टाइम्स और यहां पर क्या है Cl, ये है SO4 बाहर। ठीक है, तो ये अपन बहुत पहले भी देख चुके हैं, बाकी के सेट में भी देखा था कि क्या होगा, कभी तुम्हारा Cl माइनस निकलेगा सॉल्यूशन में, कभी तुम्हारा SO4 माइनस निकलेगा, SO4 2 माइनस निकलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के जब दो आयन सॉल्यूशन में निकल सकते हैं, अलग अलग आयन्स, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म यही बोला जाता है, अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, चलो बहुत इजी था, डायरेक्ट लिखना था आंसर। देखो अब यहाँ पे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ऑर्डर होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, CrCN सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 माइनस। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा अमोनिया। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा अमोनिया, तो मैं ऐसे लिखूंगा CrNH3, यहां पर 6 है, ये 3 प्लस है। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा, Cr, ठीक है, Cl6, यहां पर 3 माइनस। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, देखो साइनाइड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर साइनाइड सबसे ज्यादा होगा, फिर तुम्हारा अमोनिया होगा और फिर तुम्हारा क्या होगा, Cl होगा, ये माइनस, यहां पर तुम्हारा अमोनिया, इसके ऊपर माइनस। क्लियर है, ये साइन उल्टे लगे हुए हैं। ठीक है, तो साइन क्या सा होगा, एक ऐसा फिर होगा ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये तुम्हारा ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा ऑर्डर होगा। ठीक है, क्लियर है, बस ये तुम्हें बनाना था। अब आगे चलते हैं, एकदम 1 मार्क्स का आया ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आगे चलते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग रिएक्शन में ऑकर एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड
एक्वा सोडियम क्लोराइड है मोल्टन होता तो काफी ज्यादा इजी था। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, यूज गिवन ई नॉट वैल्यूज टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो कर देंगे। यहाँ पर देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ ये H प्लस है, ये H में जा रहा है, एक है तुम्हारा क्या Na प्लस जो जा रहा है Na में। ठीक है, इनकी वैल्यू तुमको गिवन है कितनी है, देखो वहां पर -2.71 वोल्ट है और यहाँ पर 0.00 वोल्ट है। ठीक है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा देखो H प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है किससे, सोडियम से। तो यहाँ पर इसका हो रहा रिडक्शन। ठीक है, तो एनोड पर मतलब कैथोड पर जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो बदल जाएगा किसमें, 1/2 H2 में। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनोड पर। ठीक है, एनोड पर देखो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे H2 गैस निकल गई। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी कम है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर अपन देखते हैं क्या बनेगा। देखो जो Cl माइनस है वो क्या करेगा, एक्वस फेस में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, 1/2 Cl2 में निकल जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एनोड पर तुम्हारी Cl2 गैस बनेगी और कैथोड पर तुम्हारी क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है तो क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। यहाँ पे भी सेम क्या था, देखो +1.36, यहाँ पे देखो ये हुआ है। क्लियर हो गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ये वाला ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अपन ने वो भी कंसिडर किया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है और आगे बढ़ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, शोज दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, इतना कंप्लीशन हो रहा है। ठीक है, और कितना, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। ठीक है, तो हमें इसको बताना है कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, K इज इक्वल टू होता है 2.303/T। ठीक है, T कितना है यहाँ पे, देखो T है अगर तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 90%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मैं इसको लिख रहा हूं इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन यहां पर क्या है तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303/T 90, मतलब क्या होगा 90% हो चुका है। ठीक है, तो क्या करना हो जाएगा, ये लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन होगा 100 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल 100 - 90, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2.303 T 90%। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो गई तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बना दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बना दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब अपन इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। जब वो बोल रहा है क्या T 99% हो रहा है, जब टाइम जो है तुम्हारा 99% तक कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303/T 99%। ठीक है, कितना होगा ये log 100 माइनस 99, तो कितना हो जाएगा ये 1, 100 - 99। क्लियर है, इनिशियल तो 100 ही होगा ना, फिर उसके बाद क्या होगा 99% हो चुकी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो अपन सीधे पुट कर देंगे, K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303/T 99% इंटू 2। क्लियर हो गया, K की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट यहां से। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या करना है, डायरेक्ट इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो या इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो K की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 2.303/T 90%। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303/T 99% इंटू 2। क्लियर हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, वैल्यूज को निकालो तो ये कितना जाएगा, देखो यहां पर ये जाएगा T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T 90%। तो जैसा ये बोला जा रहा था, ठीक है, वैसा ही हुआ।
ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो तुम्हारा 99% टाइम लग रहा था वो ट्वाइस है किसका, जब तुम्हारा T90 हो रही है। मतलब सिर्फ जो 10% बचा हुआ है, ठीक है, जो 10% बचा हुआ है वो 2 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है जब उसको T99 तक पहुंचना है। ठीक है, वैसा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये अपन को शो करना था, अपन ने शो कर दिया। क्लियर है, देखो क्या शो करा है, ये लिख सकते हो तुम, ये वाला डायरेक्ट लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि प्रूफ कर चुके हैं हम, हैंस प्रूफ कि ये कर रहा था तो ट्वाइस हो रहा है इसका। क्लियर है, तो ऐसे तुम्हें निकालना है, आंसर लेके आना है। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म और तुम्हारा KOH। ठीक है, चलो ये रिएक्शन का सबको नाम पता है ना, मतलब ये किस चीज में यूज होती है, 2 चीज में, कार्बेलामाइन या रिमंटिमन। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक, गिव्स 2 कंपाउंड। ठीक है, चलो 2 कंपाउंड दे रहा है, चलो अपन ऐसे लिख लेते हैं कि ए क्या कर रहा है, जैसे ही ये रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा CHCl3 और वहां पर तुम्हें दिया हुआ है KOH के साथ। ठीक है, तो बना रहा है क्या, 2 कंपाउंड बना रहा है, बोथ ऑफ विच गिव्स सेम प्रोडक्ट B। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर बन रहा है तुम्हारा B और एक और चीज बन रही है, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं जब उनकी रिएक्शन में क्या कराऊं, मान लो यहां पे क्या बना, B और एक और कुछ बना। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे डैश कर दे रहा हूं, वो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं जैसे ही तुम उसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हो तो। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ B गिव्स C। यहां पर क्या हो रहा है, जब ऑक्सीडेशन कर रहा हूं B का तो यहां पे मुझे मिल रहा है C। ठीक है, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। ठीक है, बस इसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, कितना है देखो यहां पे C7H कितना है 6 है और O2 है, ऐसा प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। ठीक, सोडियम सॉल्ट ऑफ C, मतलब इसका जो सोडियम सॉल्ट है ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम क्या दे रहा है, वो D दे रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इसको सोडा लाइम के साथ क्या कर रहा हूं, ट्रीट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। इसको अपन डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, विच मे ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग A विथ जिंक डस्ट, आइडेंटिफाई AB और C और D। अब ये कह रहा है कि जो A को अगर मैं डिस्टिल करूं यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसको जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल करूं तब भी मुझे ये मिलता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल गया क्या है तो ये तो मैं निकाल ही लूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, क्योंकि एरोमेटिक है तो बेंजीन होगा ही होगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, C6H6 इसके पास होता है। ठीक है, अब देखो C7 है तो मतलब इससे कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक कार्बन, अब उसमें लगे हैं 2 ऑक्सीजन, तो मैंने 1 और 2 ऑक्सीजन लगा दिए। क्लियर है, अब देखो कितने होगा इसके पास, जैसे ही दूसरा लगेगा तो H5 हो जाएंगे, C6H5। यहाँ पे क्या होगा, एक H और होगा, तो मतलब जो C है तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो चलो तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे C तुम्हारा बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना COOH। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसने ये बोला है कि अगर इसका जो सोडियम सॉल्ट ले लूं मैं, इसका अगर मैं सोडियम सॉल्ट ले लूं तो देखो क्या बनेगा, इसका सोडियम सॉल्ट अगर NaOH के साथ मान लो मैंने कराया तो यहां पर क्या चीजें बनती है, यहां पर बन जाएगा COONA, ये बनेगा। ठीक है, अगर मैं उसको सोडा लाइम के साथ करूंगा तो ये डायरेक्टली क्या बना देगा तुम्हारा, बेंजीन, ये बना देगा तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा, CO2 निकल जाएगा तुम्हारा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन कम कर दो या फिर वहां से CO2 निकाल दो, तो वो तुम्हारा वो होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तुम्हारा बेंजीन बन गया। अब पकड़ सकते हो, इसने बोला है कि जिंक डस्ट के साथ मैंने करा दी इसकी रिएक्शन, तो ऐसी कौन सी चीज होगी जब तुम जिंक डस्ट के साथ कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन मिलेगा। चलो एक रिएक्शन का नाम बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई एक रिएक्शन है, ऐसे बन रहा है, जिंक डस्ट के साथ तुम्हें बेंजीन मिल रही है, ऐसा। तो हम सबको पता है कि अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पर OH रख दूं जिंक डस्ट के साथ तो मुझे क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। तो A तुम्हारा फिनॉल हो सकता है। ठीक है, तो चलो हमने एज्यूम करा कि A तुम्हारा क्या है, फिनॉल है।
ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं। फिनॉल को अगर मैंने यहाँ पे CHCl3 और KOH के साथ कर दिया तो ये कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, रिमर-टिमन रिएक्शन हो जाएगी। रिमर-टिमन रिएक्शन RTR हो जाएगा ना। देखो जैसे ही इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे फिनॉल की रिएक्शन में रिमर-टिमन के साथ हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है दो प्रोडक्ट। कौन कौन से, एक मिलता है मुझे ऑर्थो पे CHO, ऐसा यहाँ पे क्या होगा OH होगा, और एक मुझे मिलता है किस पे, पैरा पे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक OH इधर और ये होगा CHO। दो प्रोडक्ट मिलते हैं और उसने बोला था कि अगर मैं इन दोनों को जिंक प्रोडक्ट के साथ कराऊंगा, जिंक डस्ट के साथ कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो OH फिर हट जाएगा, सिर्फ क्या बनेगा तुम्हें, एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर हो गया। और अगर इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब इसको अपन तौर तरीके से लिख लेते हैं, समझ में आ गया। ए तुम्हारा फिनॉल है, बी तुम्हारा क्या है, इसको सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड या फिर पैरासैलिसिल्डिहाइड। क्लियर है, चलो अब अपन इसको लिख लेते हैं। चलो क्वेश्चन ने बहुत घुमाने की कोशिश करी लेकिन हमने पकड़ लिया। यहां पर क्या है, फिनॉल, ये रहा तुम्हारा फिनॉल OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन इनने कराई CHCl3 के साथ, CHCl3 प्लस KOH के साथ। तो मुझे देखने को क्या मिला, यहां पर मुझे मिला, क्या मिलता है, दो चीजें मिलती हैं। एक तो OH यहां पर CHO बनाता है, ये एल्डिहाइड, ठीक है। और एक तुम्हें क्या मिलता है, यहां पे मिलता है, तो प्लस एक तुम्हें कहां मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ऑर्थो और पैरा पर OH क्या होता है, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा CHO, ऐसा। क्लियर हो गया, ये तुम्हारे बन गए बी प्रोडक्ट। अब वो बोल रहा है दोनों को अगर मैं जिंक डस्ट के साथ कराऊं, अगर इन दोनों को मैंने जिंक डस्ट के साथ कराया तो क्या होगा, सिर्फ OH वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे H बनेगा, यहाँ पे बचेगा H। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एक साइड ही रह जाएगा तुम्हारा CHO, सिर्फ सिंगल ग्रुप ही बचा। H तो मानते ही नहीं है ग्रुप, यहाँ पे क्या हो, सिंगल ग्रुप ही बचा। अब यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, नाम तो एक ही आएगा, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या है, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, अब ऑर्थो है तो इसको ऑर्थो लिखोगे, इसको पैरा लिखोगे। क्लियर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया बी। अब उसने बोला था कि अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन मैंने करा है तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलता है बेंजोइक एसिड। यहाँ मिल जाएगा COOH, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे जाओ। अब उसने बोला था दो चीजें। ठीक है, यहां पर देखो इसने क्या बोला, सोडा लाइम के साथ करा दूं तो D मिलेगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा, अगर इसका मैं क्या करा दूं, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ, तो यहां पर क्या होगा, मगर इसका सोडियम सॉल्ट को, तो यहां पे मुझे क्या मिलता है, सीधा ऐसा बेंजीन मिल जाता है, मुझे मिल जाएगा ऐसा बेंजीन। ठीक है, और एक और क्लू दिया था उसने कि अगर मैं फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ करा दूं, जिंक डस्ट के साथ करा दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर एक बेंजीन देखने को मिलेगा। यही तो बोला था उसने, यहां से भी यहां आ सकते हैं, A से D बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा A है, ठीक है, ये तुम्हारे B है, ठीक है, फिर है तुम्हारा ये C और ये है तुम्हारा D। खत्म, ये सब तुमसे पूछा था, अपन ने बना दिया। क्लियर है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, मैं हट चुका हूं, ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चंस करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। देखो 10th का और पार्ट काफी ज्यादा इजी वाले कन्वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, पहला है फिनॉल से टोलुइन बनाना है। मतलब ए में पूछा है तुमसे, ये रहा तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिनॉल, और यहां से तुम्हें क्या बनाना है, टोलुइन बनाना है। ये बनाना है, देखो टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 को ही बोला जाता है टोलुइन। क्लियर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर जिसको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो बहुत इजीली कर लेगा, लेकिन अगर पहले वाले में ही फंस गए हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्यों बोल रहा हूं पहला वाला, इसमें मैं ले लूं जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, मुझे क्या चाहिए, CH3 चाहिए, और एक बहुत अच्छा तरीका होता है CH3 लाने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिंक डस्ट के साथ करूंगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, सिर्फ बेंजीन बन गया इधर। ठीक है, यहाँ पर H आ गया, बस रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पर फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दूं, मतलब CH3Cl के साथ रिएक्शन करा दूं मैं एनहाइड्रस
एनहाइड्रस AlCl3 की। तो क्या बनेगा, यहां से Cl उठेगा, ये क्या बन जाएगा प्लस, और यहां पर डायरेक्ट अटैक कर देगा ये। क्लियर, फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन यही होती है, फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, FCR। ठीक है, ये तुम्हारी रिएक्शन होती है, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओगे तुम। क्लियर है ना, ठीक है, सीधे सीधे तो क्वेश्चन था। चलो अब आगे जाओ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एथेनॉल B से। ठीक है, ये रहा तुम्हारा B, यहाँ से तुम्हें क्या पहुंचना है, एथेनॉल CH3 CH2, यहाँ पर OH होगा, तुम्हें जाना है किस पे, एल्डिहाइड पे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबको पता है ये बात, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड गए हैं हम, एक प्रोसेस बताई थी, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनते हैं ये तीनों की चीजें, अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे तुम्हारी PCC होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसी सारी चीजें ले लूं तो मुझे डायरेक्ट क्या मिलता है, ये बना तुम्हारा एथेनॉल। कहां पहुंच गए, एथेनल, एथेनल। ये तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं बेंजीन। ये तुम्हारा क्या है, टोलुइन। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, फिनॉल, इसको ही बोलते हैं फिनॉल। क्लियर है, ठीक है, तो ये सारी के सारे ऐसे कन्वर्जन करेंगे और फिर हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो, अब है तुम्हारा कैलकुलेशन है 15th क्वेश्चन। द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। फॉर दिस रिएक्शन फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब इनने क्या बोल दिया है, तुम्हें पूरा स्पेसिफिक कर दिया है कि A के रिस्पेक्टिव में तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब इसकी पावर मैं मान सकता हूं इसकी 1 होगी। ठीक है, और तुम्हारी B के रिस्पेक्टिव में ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब उसने बोला है कि तुम्हें फिल करना है चीजें, मतलब यहां पर A का कंसंट्रेशन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, और यहां पर तुम्हें रेट निकालनी है, R निकालना है। क्लियर है, तो इन सब चीजों को हमें डिस्कस करना है। ठीक, अब अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं यहां से कि R इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा K। ठीक है, A और B, यही होता है, यही होता है तुम्हारा रेट लॉ। क्लियर है ना, ठीक। अब R इज इक्वल टू तुम्हारा ये होता है, अब इनने बोला है इसका कंसेंट, तुम्हारा ऑर्डर तो 1 है, इसका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, कंसेंट्रेशन ऑफ सिर्फ A बचेगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया ना सबको। चलो, यहां तक तो हम सबको क्लियर है, तो मतलब इसकी वैल्यू तुम्हारे लिए अब ना के बराबर हो गई, इस कॉलम अब लगभग गया तुम्हारे लिए, कुछ काम करनी है वो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या बोल लिया, यहां पे मैं इस रेट लॉ से अब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिखने के लिए आगे चलते हैं। देखो, मैं आ गया हूं यहां पे, मैंने डायरेक्ट थोड़ा टेबल को ऊपर कर दिया, स्पेस बन गई अब। ठीक है, अब यहां पर अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे, रेट लॉ अपन चलेंगे, R इज इक्वल टू K, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A के बस, क्योंकि और उसकी ऑर्डर 1 है। ठीक है, अगर मैं यहां पर K की वैल्यू निकालूं तो ये सारे के लिए हो जाएगी, क्योंकि K तो कांस्टेंट ही चलेगा हर रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक ही रिएक्शन चल रही है ना, तो K तो कांस्टेंट ही होगा। चलो देखो, यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, किस में पुट कर देता हूं, यहां पे पहले वाले में। ठीक है, अगर यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, पुटिंग दी वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ कौन सी तुम्हारी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, इन रेट लॉ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो R की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 2.0, मतलब 2 ही ले रहा हूं मैं, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ कितना है, 0.1 है, B तो गया, B आप छोड़ दो, 0.1 है। क्लियर है, तो यहां पर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, यहां पर वैल्यू क्या आएगा, K इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, कितना बच गया, 2 इंटू 10 की पावर -1, मतलब 0.2। ठीक है, इजी बनाने के लिए अपन ने ऐसे सॉल्व करा, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। K आ गया तुम्हारा 0.2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो K की वैल्यू यहां पर ये आ गई है, अब अपन इसमें पुट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, देखो रेट लॉ, R इज इक्वल टू कितना होता है, 4 इंटू 10 की पावर -2 दिया हुआ है। ठीक है, K की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.2 इंटू कंसंट्रेशन A का तो है ही नहीं, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, इसका कहाँ गिवन है। ठीक है, इसके लिए अपन निकाला रेट लॉ, है ना, तो यहां पर सीधी वैल्यूज को निकाल लेंगे। यहां पे कितना आएगा, 4 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू x, ये नीचे आ जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा
2 इंटू 10 की पावर -1 ऐसे, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स और ये तुम्हारा जाएगा 1 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1, ये भी हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इसका कितना आया 0.2 आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है। चलो अब बचा तुम्हारा ये वाला थर्ड वाला, चलो ठीक है थर्ड वाला निकाल के देखते हैं। फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, ठीक ये वाला। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या निकालना है तुम्हें, यहां पर रेट की वैल्यू निकालनी है, वो भी बहुत ईजी है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.2, कहां से आया सर, K का इंटू किया मैंने, एक्टिव मास हटा दो, चलो मैंने एक्टिव मास यहां से हटा दिया है, ठीक है। और इंटू मैंने कलर भी चेंज कर दिया, ध्यान से देखो, इंटू यहां पर क्या होगा, कंसंट्रेशन किसका इंटू करना है तुम्हें, सिर्फ यहां पे 0.4 का ऐसे, क्लियर है। इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्या इसका ऑर्डर 0 ऑर्डर है, तो मैं इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं इसको ऐसे काट दूं, क्योंकि सारी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो मतलब नहीं उसका, ठीक है। अब यहां पर मैं पुट कर रहा हूं R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां पर मैं इसको थोड़े इजी करते हैं, जिसको थोड़ा समझ में नहीं आता है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2/10 इंटू 4/10, ठीक है। क्या हुआ, पॉइंट रिमूव कर दिया तो 10 आ गया, ठीक। यहां पर कितना हो जाएगा ये 8/100 इज इक्वल टू R, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, R इज इक्वल टू 8 इंटू सारे को ऊपर लेके जाओ 10 की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पॉइंट के साथ लिख लो 0.08, ठीक है। कैसे लिख सकते हो उसको 0.08 डिवाइड कर दिया मैंने, 2 0 आगे लग जाएंगे, बस खत्म, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर हो गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 4, फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 4, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वाला तुम लोग खुद कर लोगे कि नहीं, यहां पे सेम इसकी ही तरह करना है, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, सॉल्व तुम लोग करना, ठीक है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, रेट लिखा हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -2 ऐसा, इज इक्वल टू K कितना है तुम्हारा 0.2 निकाला, और यहां पर x रख दिया, निकाल लो अब 2 इंटू 10 की पावर -2 बाय 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू x, वैसे ही निकाल सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -1, तो ये लगभग 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर कुछ बहुत इजी था, ये तो बहुत इजी था, क्यों, उन्होंने पहले ही तुम्हारी एक वैल्यू तो पूरी नेगलेक्ट कर दी, 1 कर दिया, इसको पूरा 0 ऑर्डर बता के पहले 1 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है और फिर अपन को आगे चलना है। चल अब अपन यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते, तुम्हारा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय स्कैंडियम इज +3, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों स्कैंडियम शो करता है, तो जल्दी से देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर तुम्हारा होता है 3D1 और 4s0 होता है किसका, स्कैंडियम का। अब इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन तो है देने को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये 3+ में जाता है, क्या बनाता है ये 3D0 और यहाँ पर 4s भी 0, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, एकदम स्पेसिफिक हो जाती है, एकदम फिक्स हो जाता है इसकी ऑक्सीजन स्टेट की, ये +3 ही देगा, इसके बाद तो वो देगा ही नहीं, क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो, अब इतना समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है लगभग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो 3D1 और 4s2 होता है, सॉरी, ठीक है। जैसे ही ये जाएगा 3+ में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, ये 1 भी निकल जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो 3+ शो करता है। चलो देखो यहाँ पे अब है तुम्हारा TiH2, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं अपन, ये तुम्हारा A पार्ट हो गया। B पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है Ti, ठीक है। यहाँ पर ये है H2O, ठीक है, 6 बार जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर है 4+, ठीक है, ऐसा प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। अब उससे पूछा है क्यों कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूं Ti के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 4+ आ जाएगा, और जैसे ही इसके पास 4+ आ जाएगा, तो इसके पास जो है 3D भी 0 हो जाएगा, 4s भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ कलर जब कौन शो करता है, कलर वो शो करता है जिसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं D में, तभी तो वो डी ट्रांजिशन दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ये कंपाउंड, क्लियर हो गया। कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी ट्रांजिशन नहीं मिल पाएगा, है ना। चलो अब आगे जाओ, यहाँ पे क्या है, MnO इज बेसिक वाइल Mn2O7 इज एसिडिक। चलो इसकी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी ये वाला भी, सी वाला पार्ट, ठीक है। सी वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करना है हम। यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो इसके ऊपर होता है 2-, इसके ऊपर होगा 2+,
तब जाके तो क्या कंपाउंड बना, दोनों कैंसिल हो गए, बन गया MnO। ठीक है, इस वाले Mn के ऊपर है, इस वाले Mn के ऊपर है 2+। ठीक है, आ गया। यहां पर मैं बात कर रहा हूं Mn2+ की। ठीक है, कैसे देखेगा, देखो Mn2O7 है, मतलब यहां पर ऊपर नीचे करो तो ये हो जाएगा Mn, इसके ऊपर है 7+ और यहां पर है O2-। ठीक है, मतलब मैग्नीज जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। जब यहां पर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा Mn7+। ठीक है, चीजें क्या होंगी, ये होता है तुम्हारा 3d5 में। ठीक है, और यहां पर 4s0 में। ठीक, यहीं पे इसकी बात करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये भी निकल गए, ये हो जाएगा तुम्हारा 3d0 और 4s0। नॉर्मली किस में रहता है वो, 3d5 4s2 में रहता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, 4s0 हो गया, 5 और 7 निकल गए तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, ये हो जाता है थोड़ा सा एसिडिक। ये क्या हो जाता है, एसिडिक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो गया, ऐसे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये गेन करना चाहेगा, खींचेगा लोगों से, क्योंकि उसके पास तो बचे ही नहीं ना, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये इसके कुछ रीजंस थे, मैं हट जाता हूं, एक बार देख लो आप सभी। ठीक है, और फिर अपन अब आगे चलते हैं। चलो 18th अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसका और पार्ट। यहाँ पर क्या बोला, देखो, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं ये डिस्कस करना है। ठीक है, हम सबको पता है, ये तुम्हारे क्या भरता है, ज़ेनॉन तक इसका सेम ही रहता है, और लैंथेनाइड में क्या भरता है तुम्हारा, 4f भरता है, 1 से लेके 14 तक। क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा तुम्हारा, फिर आएगा तुम्हारा 5d तुम्हारा लगभग भरता है 0 से लेके 1 तक, है ना। फिर आता है तुम्हारा 6s2, ऐसा रहता है 6s2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। क्लियर है, ये तुम्हारा ये है। तो ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट। अब चलो अपन देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट तुम्हारा बोल रहा है, व्हाट आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेरियम। एटॉमिक नंबर होता है जिसका 58। ठीक है, 58 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां पर चीजें क्या होने वाली, देखो, इसका अगर मैं सीधा वैलेंसी शेल लिखूं, ठीक है, वैलेंसी शेल लिखूं, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 4f, यहां पर जाता है 1, 4f जाता है तुम्हारा 1, 5d जाता है 1, और ये जाता है तुम्हारा फिर 6s2, ऐसे। क्लियर है, हम ये देख सकते हैं यहां पर क्या दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। तो लगभग इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और +4 तक जाता है। +3 से +4 तक इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। समझ में आ गया। ठीक है, ये इतना ही देते हैं ज्यादातर, तुम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसका इतना ही देखोगे, +3 से +4। ठीक है, ज्यादातर यही देता है लैंथेनाइड। चलो अभी आगे डिस्कस करते हैं, व्हाई डू एक्टिनाइड शोज अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि भैया इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो होता है तुम्हारा किस किस के बीच में, यही FDS के बीच में, FD और S के बीच में, ये काफी ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर भी कहीं चला जाता है। ठीक है, वो कहीं भी उछल के कहीं भी चला जाता है, जिसके कारण तुम्हें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा वेरिएबल, मतलब वेरी करेगी, बहुत ज़्यादा क्या करती है, वो वेरी करती है। समझ में आ गया। तो यही इसका रीज़न होता है। ठीक है, तो तुम बस अब देखो, जो तुम्हारा D और F ब्लॉक है, ठीक है, उससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, एक तुम्हें एलिमेंट दे देगा। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक पढ़ के जाना, जैसे स्कैंडियम होता है तुम्हारा, टाइटेनियम होता है, आयरन होता है, वेनेडियम होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। ठीक है, बस यही पूछता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है। जैसे मैग्नीश हो गया, ठीक है, उसमें पूछ लेता है तुम्हारा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कितनी है। क्रोमियम है, इसकी हाईएस्ट कितनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो बस इतना ही पढ़ के जाओ, आंसर आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। और कौन सा कलर शो करता है, कौन सा नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछता है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो इन सब के तुम्हें बताना है। एटॉमिक नंबर तुम्हें कोबाल्ट का गिवन है और निकल का गिवन है। ठीक है, तो इसका कितना होता है, देखो ये इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3d7, 4s2 होता है इसका, किसका, कोबाल्ट का।
ठीक है। और यहाँ पर Ni का कितना होता है, यहाँ पर होता है तुम्हारा 3d8, एक ही नंबर तो ज़्यादा है, डायरेक्ट लगा तो 3d8 4s2 होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। AR सामने लिख देना, वो अपन मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है, वैलेंसी शेल लिखा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोवलेंट NH3, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ CO, ठीक है। ये है NH3, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। क्या कराएगा, ये इनर्ट पेयर कराएगा 3+, ठीक है। क्या चीजें बनेंगी, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 3d7, ठीक है। ये 3+ है तो कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकाल, तो ये कितना हो जाएगा 3d6 4s0 हो जाएगा, और उसके पास Pb होगा, उसके पास Db होगा, क्लियर है। तो देखो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये होगा 3d6, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, क्लियर है। और क्या क्या होगा इसके पास, देखो 4s तो होगा ही होगा, Pb होगा और Db होगा। क्या होगा इसके पास, Db होगा, ठीक है। तो ये 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये है 4s 4p 4d, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। क्योंकि NH3 है, क्या है, NH3 है, ठीक है। तो ये भी क्या कराएगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, इनर्ट पेयर कराएगा, ठीक है। देखते चलो क्या होगा, साथ में सबका ये क्या करा देगा, सबको पेयर करा देगा। कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा, देखो यहाँ पर 1 2, ठीक है, ये 3 4, ये इसके साथ आ गया, ठीक है। ये इसके साथ आ जाएगा 1 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसके पास ऑर्बिटल होते हैं। NH3 आएगा, इसके पास आके बैठ जाएगा, कैसे हो गए, 2 NH3 हो गए, ये 3 हो गए, और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, ठीक है। देखो एक NH3 इधर आया, कितने हैं, देखो 6 हैं, ये NH3 इधर आया, ये NH3 इधर आया, 3 हो गए, और यहाँ पे NH3 और ये NH3 आके अपने इलेक्ट्रॉन बिठा लेगा ऐसे ऐसे, क्लियर है, ठीक है। तो देखो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है ये S, ठीक है। यहाँ पे कितना है D2, ये है D2, ये हो गया एक s ऑर्बिटल, और ये कितना है P3, तो ये हो जाएगा D2sp3, इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा इसका, D2sp3, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसा होने वाला, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, D2sp3, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जाओ यहाँ पे किसकी बात करने, निकल की। निकल के ऊपर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो कितना होगा, D8 होगा। इसी में मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखते चलो। देखो किसका देख रहे हैं हम, देख रहे हैं हम Ni, ठीक है, CO यहाँ पर है 4, ऐसा, क्लियर है, ठीक है। NiCO4 है, यहाँ पर इसका कितना होता है, देखो 3d8 होता है, कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो कैसे देखेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 8, क्लियर है। और यहां पर क्या होगा, S2 तो है ही, 4s2, देखो यहां पे लिखा है 4s2, क्लियर है। अब चीजें कैसे कैसे होगी, क्योंकि कोबाल्ट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इनर्ट पेयर तुम्हारा ऑर्बिटल का क्या कराएगा, वो पेयर कराएगा। कैसे देखेगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपस में पेयरिंग हो जाएगी ऐसा, और ये 4s जो है वो इधर आ जाएगा ऐसे, क्लियर है। तो अब ऑर्बिटल क्या होगा, सारे के सारे खाली हो गए, पेयरिंग कराता है ना क्योंकि स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, सारे के सारे खाली हो गए, ठीक है। तो यहां पर अब आके कौन बैठने वाला है तुम्हारा, कोबाल्ट, तो ऐसे रखूंगा CO, ठीक है। यहां पर भी CO, ये तुम्हारा मोनोऑक्साइड CO, ये तुम्हारा CO, क्लियर है, ठीक है। तो क्या देखेगा, ऐसे ऐसे तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ऐसे रख देगा, कैसे देखेगा, और यहाँ पे एक S और P3 क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं, अनपेयर्ड नहीं है, और अनपेयर्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो दोनों के दोनों है तुम्हारे डायमैग्नेटिक, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, इसकी है sp3, इसकी है D2sp3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हें सीधे सीधे लिखना था और आंसर आ गया। चलो आ जाओ 20 क्वेश्चन पे देख लेते हैं अपन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ठीक है। इन टर्म को तुम्हें डिफाइन करना है। पहला है एनेंशियोमर, ठीक है। तो मैंने ये बताया हुआ है, जो मिरर इमेज तो होती हैं, ठीक है, मिरर इमेज तो होते हैं, बट नॉट क्या होते हैं, वो सुपर इम्पोजिबल,
उनको ही क्या कहा जाता है, एनेंशियोमर। ठीक है, इनको ही कहा जाता है एनेंशियोमर। ठीक है, देखो अपन एक बार एग्जाम्पल की बातें कर लेते हैं। देखो मान लो तुम्हारा ऐसा लिखा H, यहाँ पर C है ना, यहाँ पर तुम्हारा एक है CH3, यहाँ पर है C2H5 और यहाँ पर है Br। क्लियर है। अब इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, ऐसा मिरर इमेज बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा, देखो मुझे ऐसा दिखेगा, ये बनेगा तुम्हारा, ये जो चीजें हैं अभी ऐसा दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा फिर ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखेगा, यहाँ पर H तो जैसे का तैसा रहेगा, C2H5 भी जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन ये घूम जाएगा, कैसे दिखेगा, यहाँ पर CH3 और ये Br। तो अब मैं बोल सकता हूं जो तुम्हारा राइट में था वो आ गया लेफ्ट में। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं क्या, मिरर इमेज। लेकिन मैंने क्या बोला, ये इसकी मिरर इमेज तो है, और ये वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा, कायरल कार्बन होगा। क्यों, कायरल कार्बन क्या होता है, जब कार्बन की चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप जुड़े हों उसे अपन कायरल कहते हैं। वही ऑप्टिकल क्या होता है, एक्टिव होता है। चलो देखो यहाँ पर, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट राइट कहीं तो भेजा दे। ठीक है, चलो अब देखो इतना क्लियर हो गया। मैंने बोला ये इसका मिरर इमेज तो है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है, तो कोई भी चीज एक दूसरे को छिपाएगी नहीं। जैसे अगर मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया तो ब्रोमीन मुझे अलग ही दिखेगा। ठीक है, मान लो एक मेरा ये हाथ है और एक मेरा ये हाथ है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, अगर मैंने इस हाथ को उठा के इसके ऊपर रख दिया तो देखो ये मेरे जो थंब है वो अलग ही दिख रहा है। क्लियर हो गया, तो इसको ही कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। समझ में आ गया, नॉट सुपर इम्पोजिबल। क्लियर है, तो ये क्या बोला मैंने, वो आइसोमर जो क्या हो, मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो, नॉट सुपर इम्पोजिबल, उसी को बोला जाता है एनेंशियोमर। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ऐसे लिख दिया ये ए है ये बी है, तो ए क्या है, बी का एनेंशियोमर, ए और बी क्या है, एनेंशियोमर है, और ए बी की क्या है, मिरर इमेज है, नॉट सुपर इम्पोजिबल। क्लियर, तो ये अपन ने इसके बारे में देखा। अब तुम्हारा रेजमिक मिक्सचर की बात कर लेते हैं। रेजमिक मिक्सचर मतलब कि जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो चीजें साथ में पाई जाएं। ठीक है, मतलब मान लो ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा एल है। ठीक है, ये डी है ये एल है। डी और एल क्या होते हैं सर, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड या फिर क्लॉक साइड को क्या करते हैं, वो उसको टर्न कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट साइड करते हैं उसको हम लीवो बोलते हैं। देखो ये रही तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ऐसी ऐसी लाइट जा रही है मान लो। ठीक है, ये लाइट आई। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक प्रिज्म है उससे मैंने क्या किया, पास किया, बीच में एक सॉल्वेंट रख दिया जिसमें क्या मिक्सचर प्रेजेंट थे, ये दोनों मिक्सचर प्रेजेंट थे। क्लियर हो गया, तो अब क्या होगा, ये जो लाइट आई एक बीम की तरह। ठीक है, अगर ये जो तुम्हारी जो पहले ऐसी लाइट थी, अगर वो ऐसी हो गई, ऐसी दिखने लगी, ठीक है, तो ये क्या किस साइड झुक गई, राइट साइड, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये क्या है, इसका डेक्स्ट्रो पार्ट। क्लियर हो गया। मान लो ये जो लाइट आई, ये कैसे, इसने जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको ऐसे डेविएट कर दिया, ऐसे। ठीक है, कैसा, इस साइड, इस साइड। ठीक है, तो क्या दिख रहा है तुम्हें, अब इस साइड हो गई, मतलब लेफ्ट साइड डेविएट हो गई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लीवो। समझ में आ गया। ठीक है, तो वो चीज जिस मिक्सचर में दोनों प्रेजेंट हो 50-50%, उसको ही बोला जाता है क्या, रेजमिक मिक्सचर। उसको ही बोलते हैं हम रेजमिक मिक्सचर, मतलब जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हो। जिसमें अपन ने पढ़ा था SN1 में पढ़ा था क्या, कि जब रिटेंशन भी हो और इन्वर्जन भी साथ में हो उसे बोलते थे रेसिमाइजेशन, और उस मिक्सचर का नाम क्या होगा, रेजमिक मिक्सचर। क्लियर है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। अब आगे जाओ, वाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में देखना है, इतना लिख लो फिर चलते हैं। चलो, उम्मीद है लिख लिया होगा। अब यहाँ पे देखो, वाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक, इसके बारे में देखना। ठीक है, क्लोरोबेंजीन कैसा दिखता है, ऐसा, ये बेंजीन होगा, है ना, उससे डायरेक्टली अटैच क्या होगा तुम्हारा, क्लोरीन होगा। क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, तो इसमें से है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और हमको पता है अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा इसके ऊपर, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ये देखो लोन पेयर सिंगल और यहाँ पर क्या है, डबल है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर है, जिसके कारण
ये जो बॉन्ड है आसानी से नहीं टूटेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो नहीं देगा। समझ में आया। और एक और चीज, ये वाला कार्बन जो है ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये थोड़ा सा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये बस एक इसका सेकेंड रीजन था, लेकिन मेन रीजन क्या है तुम्हारा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसके कारण जो क्लोरीन है ये अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक नहीं करने देगा। समझ में आ गया। एक तो रेजोनेंस, ऊपर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, वैसे भी -I ग्रुप है, याद रखना ही बात। क्लियर हो गया। तो ये सब इसके रीजन थे, मेन रीजन ये लिख के आओगे और तुम आंसर पाओगे। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। सेट नंबर 5 की क्या बोल रहा है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस फॉलोइंग। ठीक है, मतलब इन सारे के बीच में तुम्हें एक टेस्ट बताना है कि अगर मान लो ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है तो अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि हाँ ये फिनॉल ही है और हाँ ये प्रोपेनॉल ही है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर है फिनॉल और है तुम्हारा, चलो सबसे पहले ए देख ले हैं। ठीक है, ए में है तुम्हारा फिनॉल मतलब OH। ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास फिनॉल, क्लियर है। और एक है तुम्हारे किसके पास, प्रोपेनॉल, मतलब यहां पर नॉर्मल ग्रुप ही प्रेजेंट है। देखा CH3 CH2, यहां पर CH2 और अब है OH। एक तुम्हारी बहुत ज्यादा नाम सुना होगा FeCl3। ठीक है, यहां पे मैं टेस्ट कर सकता हूं एक FeCl3 का, ये कॉमन टेस्ट है तो अपन तुम्हें, मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो मैं एक नया टेस्ट बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, मैं Br2 डाल दूं। जैसे ही मैंने Br2 डाल दिया तो हर जगह कौन बैठ जाएगा, ब्रोमीन बैठ जाएगा OH। ठीक है, और ब्रोमीन का कलर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ब्रोमीन का कलर यहाँ पे Br बैठ जाएगा, ब्रोमीन का कलर हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Br और ये Br। ठीक है, लेकिन ये जो है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन ऐसी नहीं देगा। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसी रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ कौन देगा, फिनॉल देगा। तो ऐसे तुम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो दो टेस्ट से, FeCl3 डाल लो उसकी मर्जी, और या फिर तुम्हें डालना है ब्रोमीन तो वो डाल दो। क्लियर है। चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पर अब है तुम्हारा एथेनॉल और डायमिथाइल ईथर। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या, देखो एथेनॉल CH3 CH2, यहाँ पर है OH। ठीक है, और है तुम्हारा ये बी वाला पार्ट है तुम्हारा है डायमिथाइल ईथर। कैसे दिखेगा तुम्हारा, CH3, यहां पर O होगा, ये CH3 होगा। ठीक है, बहुत इजी है, हमको पता है क्योंकि अल्कोहल थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर मैं इसको सोडियम मेटल के साथ डालता हूं तो यहां पे क्या निकलेगा, CH3 CH2, यहां पर ONA, और साथ ही साथ तुम्हें H2 गैस बाहर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब जहां पर भी तुम्हें H2 गैस देखने को मिल रही है बाहर, वहां पे क्या है, मतलब तुम्हारा ये है। लेकिन ये सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, नो रिएक्शन। तो ऐसे तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, तो ये अपना बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और तुम्हारा क्या है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, मतलब दोनों ही है लेकिन वहां पर डिग्री चेंज कर दी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, प्रोपेनॉल कैसे देखेगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, यहां पर क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, मतलब 3 की तो चेन है ही, CH3 CH3, यहां पर OH है और यहां पर CH3 है। ठीक है, हमको पता है ये कौन सा डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये है तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल, और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अल्कोहल को हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बता दो। कौन सा टेस्ट लगाओगे, क्या विक्टर मेयर लगाओगे, क्या ल्यूकास लगाओगे? तो इसमें से दो चीजें बताओ, कौन सी लगाओगे, विक्टर मेयर या ल्यूकास? सर पहला वाला ल्यूकास। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं ल्यूकास टेस्ट लगाऊंगा, कैसा होता है, अगर मैं यहां पे कर दूं ZnCl2 प्लस HCl के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये इसको हटा के यहां पर क्लोरीन लग जाएगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल इतने खास क्या टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ गया? तो इसको तुम ल्यूकास टेस्ट से कर सकते हो। तो अब मैं लिख देता हूं यहां पर मैंने देखा पहला ब्रोमीन के साथ, दूसरा मैंने किया सोडियम मेटल के साथ, और तीसरा मैंने किसके साथ किया, ल्यूकास। ल्यूकास मतलब ZnCl2 प्लस HCl के साथ। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस ऐसे तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है और फिर
तुम्हें नंबर लेके आना है। चलते हैं आगे। देखो 21 का और पार्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट लिखनी है, डायरेक्ट लिखेंगे। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है CH3 CH2O और CH3। ठीक है, यहाँ पर HI है, मतलब तुम्हें बॉन्ड को तोड़ के H और I लगाना है। ठीक है, एक काम करो, एक बार यहाँ का तोड़ के देख लो तो क्या बनेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस बनेगा। ठीक है, तो क्या ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है, क्या ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है? और बाकी का ये वाला देख लो, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ आपका मैं तोड़ूंगा तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल दिख रहा है तुम्हें? देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं CH3 CH2O, यहां पे देखो ऐसा बनेगा CH3 CH2, यहां पर O बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्या है, कार्बोकैटायन अकेला बैठा हुआ है, कार्बोकैटायन अकेला बैठा हुआ है। तो क्या होगा, यहां पर आके जल्दी से क्या रिएक्ट कर लेगा, I बना देगा, क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, यहां पर H लग जाएगा। ठीक है, आई क्या चाहेगा, जहां पर पॉजिटिव क्या हो, उसको कोई भी क्या देने वाला ना हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला ना हो। ठीक है, अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कम पॉजिटिव होगा, और ये आयोडीन नहीं चाहेगा, आयोडीन के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए वो कहां पे आके बैठेगा, कम वाले पे, तो इसके ऊपर आके वो बैठ गया। क्लियर हो गया, H पार्ट वहां पे, I पार्ट यहाँ पे जोड़ना है, आगे बढ़ना है। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर फिर से ब्रोमिनेशन हो रही है, अपन ने पिछले टेस्ट में देखा था। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर वाटर लेता, अगर मैं यहां पर वाटर लेता तो हर जगह यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाता। क्लियर है, लेकिन यहां पर क्या है, देखो कार्बन सल्फाइड ये वाला सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट क्या करता है, एक ही ब्रोमीन को जोड़ता है, क्या करता है, वन ब्रोमीन जोड़ता है। क्लियर हो गया, तो यहां पर क्या बनेगा, फिनॉल है, या फिर इसको ऑर्थो पर जोड़ दो ब्रोमीन, या फिर इसको तुम जोड़ दो पैरा पर, लेकिन एक ही जुड़ेगा, एक ही जुड़ेगा ऐसा। ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो प्रोडक्ट और ये तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑर्थो ये पैरा। क्लियर है, ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करना है। चलो अब आगे जाओ। यहां पर क्या है, ये OCH3 है, और यहाँ पे क्या बना है, एनहाइड्रस के साथ रिएक्शन हो रही है, तुम्हारी असाइलेशन टाइप का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है Cl, क्या होगा, ये Cl हटेगा, AlCl ले जाएगा, क्या बना देगा, AlCl4 प्लस, ऐसे बना देगा माइनस। क्लियर है, ठीक है, तो अब चीजें क्या होंगी, ध्यान से देखना। यहां पर जैसे ही ये निकलेगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, डायरेक्टली अटैक करेगा किस पे, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ठीक है, तो कैसा बनेगा, ध्यान से देख लो, इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, OCH3, ये डायरेक्ट अटैक करेगा इसके ऊपर, कहां से जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से। कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये बनेगा, प्लस एक और बन सकता है तुम्हारा क्या, OCH3 OCH3, यहां पर बॉन्ड्स हैं, और यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा COCH3, ऐसा खत्म, ये बनेगा तुम्हारा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चीजें सिर्फ सेम ही है। यहाँ पे क्या है तुम्हारी, अगर फिडेलक्राफ्ट तुमने पढ़ी है तो ये बहुत इजी लगेगा तुम्हें। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, फिर यहाँ पे असाइलियम आयन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, वो यहाँ पे या तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या पैरा पे जुड़ जाएगा। और मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है कि फिनॉल अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर में, तो हर जगह ब्रोमीन लग जाता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन सारी जगह पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। लेकिन अगर उसने CH2 ले लिया है, CH2 सॉल्वेंट लिया है, तो एक जगह ब्रोमीन लगता है, मोनोब्रोमिनेशन होता है, ट्राई ब्रोमो नहीं होता। ठीक है, ट्राई नहीं बनता, मोनो बनता है। क्लियर हो गया ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बताया जहां पर क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा होगा आई को, वो वहां पे जाके बैठ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारा 21 का और पार्ट, एक एक नंबर के सब होंगे, मुश्किल से तो तुम आंसर लेके आ जाओ, नंबर लेके तो आ ही जाओगे। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग सपोर्टिंग योर आंसर विद डायग्राम और इक्वेशन वेर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दैट डोज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। ठीक है, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस के बारे में मैंने पूछा है तो मैं बनाऊंगा ऐसा। ठीक है, देखो ये रहा तुम्हारा डायजोनियम सॉल्ट, कैसे दिखता है, N, यहां पर होंगे ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो चीजें क्या होती है, ध्यान से देखते चलना। ठीक है, जहां इसने पूछा है कि क्यों ऐसा होता है, एलिफेटिक में क्यों नहीं होता है, इसमें क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन है तो आप सभी को पता होगा ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां आएगा नेगेटिव। क्लियर है, जैसे ही नेगेटिव आएगा ये वाला बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट, तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसे बनेगा।
देखो ये रहा, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, तो यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर एक बॉन्ड आ गया, देखो बॉन्ड की शिफ्टिंग, और यहां पर हो जाएगा एन नेगेटिव, और ये तुम्हारा पॉजिटिव तो था ही। क्लियर हो गया, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो गई, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर बॉन्ड और ये बॉन्ड रह जाएंगे। क्लियर हो गया। अब ये वाला बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, देखो ये रहेगा डबल बॉन्ड एन, यहां पर प्लस डबल बॉन्ड एन नेगेटिव, ठीक है, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इस वाले कार्बन को बॉन्ड छोड़ के जा रहा है, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड, इसको हमने टच ही नहीं किया था। क्लियर है। अब देखो फिर से क्या होगा तुम्हारा, फिर से तुम्हें देखने को मिलेगी बॉन्ड की शिफ्टिंग। कैसे मिलेगा, ये जल्दी से बना दो एक बार, यहां पर पॉजिटिव डबल एन नेगेटिव, क्या होगा, इसके साइड आएगा इधर, पॉजिटिव की साइड बॉन्ड जो है वहां पे क्या जाता है, उस साइड ट्रेवल करता है, ठीक है। देखो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पर बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड, क्योंकि ये वाले कार्बन को बॉन्ड छोड़ के गया है तो यहां पे जाएगा पॉजिटिव कैरेक्टर। क्लियर। अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ था ये अपना शिफ्ट करेगा, क्लियर है, ये अपना शिफ्ट करेगा, तो फिर इसके ऊपर एक कमी हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड अपना वापस शिफ्ट कर देगा। तो देखो क्या बना, यहां पर चीजें हमें देखने को मिल रही है, ये नेगेटिव सिंगल बन गया नाइट्रोजन, यहां पर ये वाला बॉन्ड आ गया, तो ये होगा अब 3 बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव पहले से ही था तो ये पॉजिटिव अभी भी है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ऐसा बना, यहां पर एक ऐसा बना और यहां पर एक ऐसा बना, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि तुम्हारा एरोमेटिक डायएजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। किससे, स्टेबल देन एलिफेटिक डायएजोनियम सॉल्ट से। हमको पता है, हमने अभी एलिफेटिक का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एलिफेटिक में कोई भी रेजोनेंस ही नहीं होता है, तो उसको समझाने की बात ही नहीं है। क्लियर है। एक बार बनाना चाहो तो बना दो R, ठीक है, CH2 यहां पर लिख सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये प्लस और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन क्या कहते हैं कि ये जो है एरोमेटिक, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, किससे, एलिफेटिक से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया इसके बारे में बात। अब बोल रहा है मिथाइलमाइन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये तुम्हारा बनाता है। चलो अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होगा, यहां पर ये बोल रहा है मिथाइलमाइन मतलब CH3 होगा, NH2 होगा, जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ये क्या देता है, एक H प्लस देता है, ये OH माइनस भी देता है, इसके पास होते हैं लोन पे H, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते चलो, CH3 बनेगा, NH ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों आता है सर हमेशा, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बनाता नाइट्रोजन, 3 ही बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या रह गया तुम्हारा, OH माइनस रह गया, ऐसे OH माइनस रह गया। अब ये OH माइनस आता है किसके साथ, FeCl3 के साथ, यहां पर OH माइनस आएगा और ये रिएक्ट करना चाहेगा, जैसे ही ये रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो FeOH होल थ्राइस, ऐसे बन जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा। और अगर हम थोड़ा डीपली घुसें इक्वेशंस में तो यहाँ पर OH माइनस आता है, रिएक्शन क्या करता है तुम्हारे, वही Fe2O3.3H2O बनाता है और प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, फेरिक ऑक्साइड का तुम्हारा हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड, ये फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, प्रेसिपिटेटेड डाउन हो जाता है। क्यों, किसके कारण, क्योंकि ये जो OH आ रहा है, ठीक है, जो मिथाइलमाइन बन रहा है, इसमें क्या बना रहा है, एल्युमिनियम आयन बना रहा है, जिसके कारण OH माइनस जो है वो छूट रहा है। जब वो छूट रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है किसके साथ, FeCl3 के साथ, वो अपना बना रहा है ऑक्साइड फॉर्म, हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म, और वो प्रेसिपिटेटेड डाउन हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है कि मिथाइलमाइन जब वाटर में जाएगा तो हाइड्रेटेड बनाएगा, प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो सिर्फ ये रिएक्शन लिख के आओगे, ऐसे मत लिखना, मगर H प्लस OH माइनस डायरेक्ट लिख के आना तुम यहाँ पे ऐसा, ठीक है, वो समझ जाएगा सामने वाला। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, चलो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी गिविंग रीजंस, ठीक है। यहाँ पर पीकेबी के उल्टा बताना है तो एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि बेसिसिटी अगर ज्यादा होती है, बेसिसिटी की वैल्यू अगर ज्यादा, उतनी ही कम होगी क्या उसकी पीकेबी वैल्यू, ठीक है, उल्टा चलता है हमेशा, याद रखना।
ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है तुम्हारा, पहला दिया है एनिलीन, ये रहा तुम्हारा एनिलीन। कैसे देखेगा, NH2 देखेगा, लोन पेयर जरूर बनाएं। ठीक है, पैरा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन मतलब पैरा पे होगा, एनिलीन तो है ही है, पैरा पे क्या होगा तुम्हारा NO2 होगा, लोन पेयर जरूर बनाएं। क्लियर है, चलो अब आ जाओ है तुम्हारा पैरा टॉलिडीन। टॉलिडीन मतलब टॉलिन तो सबको पता है, वैसे ही कि तुम्हारा इन तो होगा NH2, लोन पेयर जरूर बनाए, और यहां पर CH3 ऐसा। ठीक है, जरा डब्बे बनाना चालू करो। यहां पर कोई ग्रुप नहीं है तो मैं H लिख रहा हूं बस। ठीक है, ये H है, यहां NO2 है, यहां पर क्या है CH3 है। ठीक है, CH3 होता है प्लस I ग्रुप। ठीक है, और NO2 क्या होता है तुम्हारा माइनस I ग्रुप। क्लियर हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, जो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसके साइड जाएंगे, इसके साइड जाएंगे, तो अपना लोन पेयर शेयर नहीं कर पाएगा, तो बेसिसिटी की वैल्यू कम, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इसकी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी क्या, बहुत कम होगी। क्लियर हो गया, अब इसमें बात करो, ये होता है प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोर अवेलेबल, क्या हो जाएंगे, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी से क्या कर देगा, यहां पर अवेलेबल कर देगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही उसने शेयर करा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है, और यहां पर H है तो ये ना तो लेगा ना तो देगा। ठीक है, तो जिसकी बेसिसिटी है इससे थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, इससे थोड़ी सी कम होगी बेसिसिटी। ठीक है, तो एक ही एरो लगा रहा हूं मैं। क्लियर है, तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है, तुम्हारे पैराटोलिडीन की, लेकिन मैंने बोला था तुमसे क्या पूछा है, पीकेबी, तो जिसकी ज्यादा बेसिसिटी उसकी उतनी ही कम पीकेबी, तो सबसे कम पीकेबी किसकी होने वाली है, इसकी। ठीक है, फिर होगी तुम्हारी इसकी, फिर होगी इसकी, क्योंकि ये तो है ही नहीं, बेसिक है ही नहीं, क्यों ये खींच रहा है, अच्छा बेसिक है ही नहीं। ठीक है, तो मैं अब ऑर्डर लिख रहा हूं, सबसे कम होगी तुम्हारी पैराटोलिडीन की, तो मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूं, देखो सबसे ज्यादा किसकी है, पैरा नाइट्रोएनिलीन, ये हो गई सबसे ज्यादा, उसके बाद तुम्हारी एनिलीन, और उसके बाद सबसे कम किसकी है तुम्हारी, यहां पर है पैराटोलिडीन की, पैराटोलिडीन, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला, जो ज्यादा बेसिक उसकी उतनी ही कम पीकेबी वैल्यू। क्लियर है, ठीक है, अब देखो तुम्हारा बी पार्ट क्या बोल रहा है, यहां पर है तुम्हारे पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो मैं इसका बताना है, ऑर्डर लिखना है, तो हम सबको पता है क्या होता है 3, यहां पर होता है 2, फिर 1 और फिर होता है तुम्हारा 3। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा, फिर होता है तुम्हारा 1, फिर होता है तुम्हारा 3। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाएंगे, यहां पर क्या है, ये है 2 है, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है, 1 है, और ये तुम्हारा 3 है, तो क्या लगाओगे, यहां पर सबसे पहले इसका आएगा, फिर आएगा तुम्हारा इसका, फिर आएगा तुम्हारा इसका। ठीक है, तो यहां पे मैं 1 लिख दे रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3, खत्म। ऐसे ऑर्डर लिखोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये देखो C2H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, ये फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा क्या, C2H5NH2, फिर आएगा तुम्हारा लास्ट में आएगा तुम्हारा, यहां पे 3 बार जुड़ा होगा, C2H5 होल थ्राइस N, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 22 का और वाला हमारा यहाँ पे खत्म। अब अपन आगे चलते हैं, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे कौन सा 25 क्वेश्चन सेट नंबर 5 में आया हुआ है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग इट बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है सर, आपने पहला नहीं पढ़ा। ठीक है, वो तुम्हारा ग्राफ है, तो अपन वो आगे वाली स्लाइड में देखते हैं अभी। अब यहाँ पे देखो तुम, ठीक है, चलो यहाँ पर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा तुमसे ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आई एन इंटू सी इंटू आर इंटू टी, NCERT, पाई इज इक्वल टू NCERT। ठीक है, ये होता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर कैसे मिलता है, NCERT देख के, वैसे समझ जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जहां पे देखो NCERT ये तुम्हारा सॉल्यूशन होता है, अपन बहुत बार कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाएंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ पर चीजें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तुम ऐसे लिखोगे, देखो गिवन क्या है तुम्हें, देखो यहाँ पर पाई तो तुम्हें निकालना ही है, तो पाई की जगह पे मैं पुट कर दूंगा x। ठीक है,
क्लियर है? चलो देखो, अब तुमको क्या क्या गिवन है, यहां पर गिवन वेट गिवन है, तो W गिवन है तुम्हें इज इक्वल टू कितना है 25 ग्राम, 25 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना पड़ेगा, तो MW लिख रहा हूं, उसको कैसे निकालोगे K2। ठीक है, 39 इसका होता है तुम्हारा क्या मास दिया हुआ, तो कितना इसका डबल हो जाएगा, लगभग 78 प्लस। ठीक है, कितने ऐसे हैं, एक ही ऐसे 32 प्लस यहां पर कितने ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 64, ये हो गया 64। क्लियर है? ऐसा तुम्हारा ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 110, यहां पर ये लगभग हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0, यहां पर यह जाएगा तुम्हारा 110 प्लस 64, ये हो जाएगा 174। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है तुम्हारा 174। क्लियर है? अब आगे जाओ, यहां पर तुमसे पूछा, यहां पर दिया है तुम्हें क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। ठीक, और क्या क्या गिवन है देख लेते हैं यहाँ पे, और गिवन है टेम्परेचर। टेम्परेचर तुम्हें किस में लगेगा, केल्विन में लगेगा, तो कितना करेंगे हम 273 प्लस 25, 273 प्लस कितना जाएगा 298, इतना ही आएगा, है ना। अब चलो और कुछ गिवन है क्या, नहीं, हमने सारी की सारी चीजें सर आपने लिख दी। चलो अब यहां पर हमें चीजें निकालनी है, हमें R की वैल्यू पता होती है, R इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा 0.0821 होगा। ठीक है, ये कैसे हो गया, देखो सारी की सारी केल्विन और लीटर में है तुम्हें, तो तुम्हारा ये वाला वैल्यू लगेगा। क्लियर है? चलो यहां पर अपन पुट करते हैं, आई की वैल्यू नहीं बताई सर। आई क्या होता है, जितना ये तुम्हारा जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो कैसे टूटेगा ये देगा तुम्हें K+, ठीक है, और एक SO4 2 माइनस आयन, और कितने के हैं 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2K+। कितने आयन मिल रहे हैं 3, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हारा बन जाएगा, आई तुम्हारा हो जाएगा 3, आई और एन लगभग सेम ही है। ठीक है ना? क्लियर? अब आगे जाओ, आप पाई इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट करेंगे, हो जाएगा 3 इंटू कंसंट्रेशन कितना है, देखो गिवन वेट तुम्हारा 25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 174 इंटू 2 लीटर है, तो इंटू ऊपर का, यहाँ पे क्या होता है जब मिलीलीटर होता है, जब अपन इंटू 1000 का करते हैं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठीक, इंटू यहाँ पर क्या है, देखो अब R 0.0821 इंटू यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे क्लियर देख लो 298 केल्विन आ गया। बस सीधी सीधी वैल्यूज को सॉल्व करना है, लगभग आ जाएगा ये तुम्हारा, कितना आएगा देखो 5.27 इंटू 10 की पावर -3 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, सारी वैल्यूज को इसमें पुट करना है और आंसर लेके आना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। चलो अब अपन को जो डिस्कस करना है वो तुम्हारा क्या है, वहां पे ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है, तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, ग्राफ तुम्हारा किस किस के बीच में था, देखो वेपर प्रेशर और तुम्हारा टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, ये रहा तुम्हारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में तुम्हारा ग्राफ। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, हमने एक लाइन खींच ली, बता दिया कि यहां पर क्या है 1 एटमॉस्फेयर यहां पर प्रेशर है। क्लियर है? इतना हमने एक लाइन ऐसे बना ली। अब क्लियर है, यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने सॉल्वेंट डाला, अगर मैंने जैसे ही मैंने सॉल्वेंट डाला तो क्या होगा, एक ग्राफ आएगा ऐसा। क्लियर है? एक ग्राफ आएगा, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये डायरेक्ट कैसा दिख रहा है, देखो तुम्हें ऊपर जाते हुए दिख रहा है टेम्परेचर के साथ साथ। क्लियर है? अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में क्या होगा, और भी चीजें होंगी। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट तो नहीं है, कुछ ऐसा भी प्रेजेंट होगा जिसके अंदर क्या है, इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा जो ग्राफ है वो दूर बन रहा है। क्या बन रहा है, वो दूर बन रहा है। क्लियर है? अब देखो यहां पर मैंने प्योर सॉल्वेंट के बीच में जो आया है तुम्हारा क्या, प्योर सॉल्वेंट से जो तुम्हारा आ रहा है टेम्परेचर, मतलब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे जो वेपर प्रेशर 1 atm की लाइन को कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है यहां पर, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर अगर टी भी रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या है, सॉल्यूशन का जो ग्राफ जो तुम बना रहे हैं हम, वहां पर इस पॉइंट पे आके वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहां पर आएगा। ठीक है, वो या तुम्हारा इस पॉइंट पे आएगा, तुम्हारा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब समझते हैं यहां पे चीजें। देखो मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट का मतलब जब कोई भी सॉल्यूट नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई भी सॉल्यूट नहीं है। क्लियर है? जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा क्या है, इसके अंदर अब सॉल्यूट प्लस तुम्हारा सॉल्वेंट है, तब जाके तुम्हें ग्राफ किसका मिल रहा है, सॉल्यूशन का मिल रहा है, सॉल्यूशन का मिल रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहां होगा, यहां पे होगा, इस पॉइंट पे।
ठीक है, और इस पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो अपन ने टीबी आया, ठीक है। तो ये है क्या, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे ये है टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। अब वहीं पे जब अब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारा, देखो वो कैसे आएगा, वो आएगा वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, टीबी की, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टीबी माइनस टीबी नॉट। ये किस क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको ही बोलते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, क्योंकि ये प्योर था, क्योंकि ये प्योर था, इसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं था, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, जिसके कारण इसका जो ग्राफ है वो पहले आ गया, ठीक। वहीं पे मैं सॉल्यूट की बात करूं, मान लो उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो वो उतनी देर बाद उठेगा उसका वेपर, है ना, तो वहीं पे उसका वेपर थोड़ा बाद में उठा, इसीलिए इन दोनों के डिफरेंस को ही बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया कि कितना पॉइंट बड़ा सॉल्वेंट से, वही होगा तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम्हें ऐसा बनाना है और इसको समझा देना है, क्लियर है, ठीक है, यही सब होता है। और 180 हम लेते ही हैं, ठीक है। जब वेपर प्रेशर, एक बार एक चीज और लिख लो, जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, 1 atm के, उसको ही हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये होता है तुम्हारी चीजें, क्लियर हो गया ना, तो ये होता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, चलो अब यहां पर अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 का और पार्ट यहां पर बोला हुआ है, ए तुम्हें राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सबको एक याद रहता है कि वो रॉल्स लॉ ऑबे नहीं करता, पहला। दूसरा, उसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग या फिर हीट ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर तीसरा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि उसके अंदर अनइक्वल इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 3 चीजें कि यहां पर क्या है, डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ, ऑबे रॉल्स लॉ, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारी क्या है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, यहां पर मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होगा, सेम इसमें क्या होगा, हीट ऑफ मिक्सिंग, यहां पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और एक और चीज होती है, थर्ड चीज, यहां पर इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट में लिख रहा हूं, ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट लिख लेते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, इक्वल नहीं होता, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा ऐसे 3 चीजें हो गई। अब जिसमें से तुम्हें 2 लिखना है, तुम 2 कोई भी लिख सकते हो। अच्छा, बी पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक, तुम्हारा क्या है, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62, ठीक। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट तुम्हारा बेंजीन का दिया है 4.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, डाइमर बना रहा है, ये क्या बना रहा है तुम्हारा, डाइमर, ठीक है। और यहां पे पूछा है एसोसिएशन, तो अपन ने लाइव क्लास में डिस्कस करा था, कौन सी, सेकंड वाली लाइव क्लास में मैंने बताया था तुम्हें। वहां पे क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू n1 माइनस आई होता है। यहां पे तुम्हारा क्या जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा परसेंटेज एसोसिएशन की वैल्यू। क्लियर है। हमें इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि हमारे पास आई की वैल्यू ही नहीं है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब देखो आई क्या होता है, वॉन्ट ऑफ होता है। कैसे निकाल सकते हैं इसको, हमारे पास इतनी सारी चीजें गिवन है, तो हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पुट करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई होता है। आई तो हर जगह ही आता है, जहां जहां तुम्हारा सॉल्यूट का जिक्र होगा वहां वहां पे आई का इंटू होगा। क्लियर है। चलो देखो, अब यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। गिवन देखो क्या क्या है तुम्हें, यहाँ पर सॉल्वेंट का दिया है, यहाँ पे क्या है, W दिया हुआ है तुम्हें 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, है ना। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे हम। डिसॉल्वेंट 20 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज, ठीक है। और ये कितना है, सॉल्वेंट का तुम्हें दिया हुआ है कितना, WA लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, कितना है 25 ग्राम,
क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है 1.62, तो मतलब तुम्हें टी एफ की भी वैल्यू गिवन है 1.62, ठीक है। के एफ की वैल्यू है या नहीं देखना पड़ेगा। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की भी वैल्यू है 4.9 केल्विन, सारा ही तो देखे रखा है इनने, ठीक है। निकालना क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। अब चलो यहाँ पर इतना खत्म हो गया, इतनी सारी चीजें थी। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 7 कार्बन है, ठीक है, तो 12 7 या सीधे सीधे लिख लो यहाँ पे 84, ठीक है। 84 प्लस यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ये तो होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 6, तो 90 हो गया ये टोटल। और ये कितना होगा तुम्हारा 22, यहाँ पे हो जाएगा ये 32, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, ये होगा 90 और तो यहाँ पे होगा 122 ग्राम। इतना तो क्लियर है ना, ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। टीएफ की वैल्यू पुट करो, जहाँ पे कितना आएगा 1.62 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, के की वैल्यू कितनी है देखो, यहाँ पर के की वैल्यू है 4.9 इंटू यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है तुम्हारा देखो यहाँ पे 2 ग्राम है, 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है देखो यहाँ पे तुम्हारा 122 इंटू यहाँ पर हमें एक देखना पड़ेगा ग्राम में है सॉल्वेंट या फिर तुम्हारा किस में है, वो केजी में है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 25 ग्राम में। 25 ग्राम में अगर है तो इंटू हमें किसका करना पड़ेगा, ऊपर 1000 का करना पड़ेगा, इंटू आई, ठीक। ये क्या है तुम्हारी मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर निकालो, सारी वैल्यूज को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा 1.62 इंटू 122 इंटू 25 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। क्लियर है, सारी वैल्यूज को अपन निकाल लेंगे और सिंपल करना है तो 25 को इससे काट दो, ठीक है, बाकी का बचा को जा इससे काट दो, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है तो ये 40 टाइम्स जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पर इसको क्लियर कर दो, ये 61 हो जाएगा। और भी चीजें जो भी कट रही हैं उनको काट दो, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 0.504 आ गई, खत्म, बस इतना आ गया। अब चीजें निकाल लेंगे, सीधी वैल्यूज आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन क्या होता है, डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, और कितने पार्ट में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायमर बना रहा है, मतलब अब वो निकलेगा कैसे, सॉल्यूशन के अंदर किस फॉर्म में जा रहा है, वो 2 आयन दे रहा है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 0.504, लगभग आधा ही है, लगभग आधा ही है, लेकिन पूरा आधा नहीं है। तुम्हारा कितना आएगा, ये अल्फा इज इक्वल टू 99.2% आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा 99.2%, 0.99 आएगा, इंटू 100 कर दोगे तो इतना परसेंटेज तुम्हारा क्या आएगा, परसेंटेज एसोसिएशन, किसका, बेंजीन के अंदर, किसका, तुम्हारा बेंजोइक एसिड का। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 99.2। क्लियर है, समझ में आ ही गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा कौन सा, देखो यहाँ पर 27 बोल रहा है सेट नंबर 5 का कि गिव आईपेक नेम ऑफ CH3CH, यहाँ पर CHO है, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसका नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और ये 4 यही होगी, है ना, यही होने वाली। इसका आंसर जल्दी से बता देंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये लास्ट में आने वाला है, ठीक है। कितने नंबर की चेन है, 4 की, तो ये हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड पे क्या है, इन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन। यहाँ पर क्या है देखो, पहले पे अल है तो ये अल हो जाएगा, तो ये होगा ब्यूट टू इन और ये अल, ई रिप्लेस हो जाएगा इसके एल से, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तुम्हारा, एल्डिहाइड है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे जाओ, यहाँ पर क्या है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनल। एथेनॉल और एथेनल में तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो सबसे इजी सी प्रॉपर्टी है, बताओ कोई ऐसा टेस्ट बता दो जो एल्डिहाइड देता है लेकिन अल्कोहल नहीं देता, वो कौन सा है तुम्हारा, फेलिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेलिंग टेस्ट जैसे ही कराओगे तुम, यहाँ पर एल्डिहाइड देगा फेलिंग टेस्ट, क्या देगा, ये देगा तुम्हें रेड कलर, ठीक है। और वहीं पर फेलिंग टेस्ट में एथेनॉल क्या देगा, नो कलर, क्योंकि अल्कोहल फेलिंग टेस्ट नहीं देते, वो टेस्ट ही किसका है, एल्डिहाइड का है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ गया जाओ, क्या है,
सी वाला पार्ट बोल रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इनको कैसे कन्वर्ट करोगे। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, टोलुइन से बनाना है बेंजोइक एसिड, काफी ज्यादा इजी, तो मैं इसको लिख रहा हूं सी का पहला पार्ट। ठीक है, क्या बनाना है तुम्हें, टोलुइन, ये रहा तुम्हारा टोलुइन। अगर इसके अंदर मैं डाल दूंगा KMnO4, KMnO4 तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बना देगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, खत्म। ऐसे क्लियर हो गया, ये हो गया ए पार्ट। अब देखो यहाँ पे बी क्या, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, एथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, बहुत पहले ही लाइव में बता चुका हूं, सी का सेकंड पार्ट बोल रहा है एथेनॉल से तुम्हें प्रोपेन टू ऑल बनाना है। मतलब देखो पहला है ये, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर उसको एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन बढ़ाना है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया था लाइव क्लास में, जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो, 2 चीज बताई थी मैंने, अगर डबल करना हो तो वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कार्बन बढ़ाना हो तो हम हमेशा ज्यादातर या तो साइनाइड जोड़ते हैं या ग्रिग्नार्ड जोड़ते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे साइनाइड जोड़ दिया तो उसमें नाइट्रोजन होता है, उसे हटाने में चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रिग्नार्ड जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा, बस फॉलो करते चलो। यहाँ पे देखो एथेनॉल है, यहाँ पे कैसे देखेगा एथेनॉल, CH3 CH2 ये OH। ठीक है, और हमें पता है ग्रिग्नार्ड क्या करता है, ग्रिग्नार्ड यहाँ पर OH के साथ तो जोड़ता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज अगर मैंने कर दिया ऐसा, इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूं, ये क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये एक H। बस अब ग्रिग्नार्ड डाल दो। जैसे ही मैं डालूंगा ग्रिग्नार्ड RMgX, R क्या लिया मैंने, यहाँ पे R ले लिया मैंने CH3, ये Mg तो Mg ही लूंगा, X को मान लो मैं Cl ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है। अब देखो क्या बनेगा, यहां पर CH3 बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ऐसी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। क्लियर है, जोड़ दो, C यहां पर हो जाएगा OMgX और यहां पर रहेगा एक H, CH3 जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना, वाटर डालना है, वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH, यहां पर OH जुड़ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, MgOH, और यहां पर X तुम्हारा क्या है, वो निकल जाएगा, X जोड़ निकाल दो यहाँ पे X। क्लियर है, X की जगह अपन ने Cl लिया है तो तुम Cl पुट कर सकते हो। देखो कहां पे कहां तक आ गए हम, ये था तुम्हारा एथेनॉल, अब कहां पे आ गया, और प्रोपेन टू ऑल पे आ गए हो। समझ में आ गया, ऐसे तुम्हें कन्वर्जन करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड जोड़ा, ग्रिग्नार्ड क्या किया, ऐड किया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट बोल रहा है तुम्हारा प्रोपेनल, प्रोपेनल है, याद रखना। ठीक है, प्रोपेनल से तुम्हें जाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनल से तुम्हें कहां पे जाना है, प्रोपेनल से तुम्हें जाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड पर। ठीक है, तो कैसे जाएंगे, चलो इतना लिख लिया है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो उम्मीद है लिख ही लिया होगा। यहाँ पे देखो क्या तुम्हारा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कैसे दिखता है, यहाँ से दिखता है, देखो CH3 CH2, यहाँ पर है तुम्हारा एक A डबल बॉन्ड O और ये H, ये होगा तुम्हारा प्रोपेनॉल। अब जाना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड पर, प्रोपेनोइक एसिड दिख रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है अगर एल्डिहाइड को मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, CH3 CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसा। क्लियर है। अब मुझे यहां पर OH चाहिए, यहां पर OH चाहिए, ये OH एसिड तो हो गया, यहां पर क्या चाहिए मुझे, बस यहां पर OH चाहिए। तो कैसे आ सकता है, देखो डायरेक्ट नहीं आता, अगर मैंने डायरेक्ट यहां पर क्या डाल दिया, तुम्हारा OH डाल दिया, एक्वस NaOH, तो नहीं होगी रिएक्शन। क्लियर है, वो यहां पर रिएक्शन कर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो OH की जगह पे आके भी लग सके। ठीक है, मतलब मैं क्या कर दूं, यहां पे ब्रोमिनेशन Br2 अगर मैंने डाल दिया, ठीक है, P4 की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में यहां पर होगी रिएक्शन। ठीक है, P की प्रेजेंस में। अब देखो यहां पर क्या होगा, फिर मैं कराऊंगा CH3 C, एक H की जगह पे जुड़ जाएगा Br, और यहां पर COOH तो है ही। क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए सर, अब मैंने बताया था लाइव में भी कि एक्वस डालोगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर अल्कोहल डाला तो एलिमिनेशन। तो बस हमें क्या कराना है, एलिमिनेशन किए, सब्स्टिट्यूशन। बताओ यहाँ पे हमें दूसरे की जगह पे दूसरा चाहिए, इसकी जगह पे दूसरा चाहिए, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, एक्वस, KOH डाल दो या फिर NaOH डाल दो। क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो CH3 C, यहां पर OH, ये H, और यहां पर COOH, खत्म। ये बन जाएगा तुम्हारा।
ये क्या है तुम्हारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, देखो यही चाहिए था 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार बता देता हूं क्या क्या हमने करा है। यहाँ पे देखो टोलुइन में डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, और वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज KMnO4। ठीक है, यहाँ पर एथेनॉल में मैंने क्या किया था, पहले इसको क्या किया था बताओ, ऑक्सीडाइज किया था ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ग्रेगनार्ड डाल दिया, और ग्रेगनार्ड के साथ हमेशा याद रखना क्या डलता है, वाटर, H3O+ डलता है। ठीक है, ऐसा डलता है। H3O+ का मतलब है एसिडिक मीडियम में वाटर डाला हुआ है। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे जाओ। प्रोपेनल में तो अपन को देख ही रहा है, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, फिर ब्रोमिनेशन, फिर आ गया तुम्हारा NaOH। क्लियर है, तो ये सब अपन ने प्रोसेस करी और अब अपन आगे चलेंगे। चलिए बात करते हैं 27 के और पार्ट की। यहाँ पर सेट नंबर 5 का, गिव आयुपेक नेम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड का तुम्हें आयुपेक नेम बताना है। सबसे पहले तुम्हें स्ट्रक्चर अगर नहीं पता तो नेम नहीं बनने वाला। ठीक है, कैसे दिखता है देखो, यहाँ पर ये तुम्हें ऐसे दिखता है, यहाँ पर बेंजीन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा COOH और यहाँ पर होगा OH। ठीक है, कई लोग OH बनाते हैं, उसके बाजू में COOH बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्यों लिखा है रीजन बताता हूँ। ठीक है, आयुपेक पूछा है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा मैं, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 हो गई नंबरिंग। ठीक है, पहले पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पर COOH है, और पूरी रिंग को के साथ में क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड तुम्हारी कौन सी है, मेन चिंग है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड का नेम। इजी था। ठीक है, बस तुम्हें क्या पता होना था, स्ट्रक्चर पता होना था। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब है तुम्हारा क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो ये भी बहुत इजी है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर ये होगा तुम्हारा पहले का, और अपन देख लेते मतलब A का, और ये तुम्हारे B का। ठीक है, इनने पूछा है क्लोरोएसिटिक एसिड कैसे देखेगा, देखो एसिटिक एसिड बना रहा हूं पहले CH2, यहाँ पर H होगा मतलब ये CH3 हो गया। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, देखो मैं CH2, ये Cl। ठीक है, यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, ऐसे देखेगा, ध्यान लगाओ अब थोड़ा सा। और देखो यहाँ पर ये Cl है तुम्हारा, तो मैं यहाँ पे डब्बा बना दिया ऐसा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा -I ग्रुप, -I ग्रुप। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ना तो ज्यादा प्लस I देता है ना -I देता है, तो मैं सिर्फ इसको क्या लिख रहा हूं, ग्रुप। -I मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही ये एसिड बनाएगा O- बनाएगा, ये H+ दे देगा, ये भी O- बनाएगा, H+ दे देगा। ठीक है, तो अब इस माइनस जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है ऑक्सीजन के ऊपर, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जो उसका नेगेटिव पार्ट अपने साइड खींचेगा, तो वहीं पर ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा तुम्हारा स्टेबल एनायनिक फॉर्म, स्टेबल एनायनिक फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो, जैसे ही इसने एक हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन इतना केपेबल नहीं है कि उसका इलेक्ट्रॉन खींच पाए। ठीक है, तो ये इसके मुताबिक, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये इतना स्टेबल नहीं होगा एनायनिक फॉर्म इसका, इसीलिए सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, ये होता है। रीजन समझ गए, क्या होगी रीजन, क्योंकि क्लोरीन -I है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अनायन जो बनता है तुम्हारा एसिड का उसको स्टेबल कर देता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हें आंसर लिखना है, इतना में तुम्हारा पूरा आंसर आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। चलो अब देखो, ये हो गया B, ये हो गया A। अब देखना है हमें क्या, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन, यहाँ पर एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है, वो भी टर्शरी, रिएक्ट विद द फॉलोइंग, मतलब इन सब से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं C पार्ट, C का फर्स्ट क्या बोल रहा है, जिंक अमलगम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, देखो C, यहाँ पर CH3 होगा, CH3 इधर भी होगा और CH3 इधर भी होगा। ठीक है, ऐसा देखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक H। ठीक है, बोल रहा है जिंक अमलगम मतलब ZnHg। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो अब देखो, हमें जब भी पता है कि जिंक अमलगम दिख गया और HCl अगर मुझे दिख गया, तो हमेशा ये क्या बनाता है, ये इसको पूरे को रिड्यूस कर देगा, क्या बनाएगा, CH3। ठीक है, होल थ्राइस लिख रहा हूं, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 ऐसा।
ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये पूरा अल्केन टाइप का बना देगा, सारे एन बना देगा वो। क्लियर हो गया। इसका नाम लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 हो जाएगा तुम्हारा ये, 1 2 3 हर जगह से 3 ही की चेन आएगी, और वो हो जाएगा तुम्हारा, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा, देखो 1 2 3 है तो यहाँ पे जाएगा 2 2 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 की चेन है तो प्रोपेन, ये बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे जाओ। यहां पर सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेटेड, या अगर तुमने करा दिया NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा एल्डिहाइड है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो CH3 होल थ्राइस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये एक H। अगर इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड NaOH, हमें देखना पड़ेगा। अगर जब भी इन सब की बात आती है तो देखो तो कि क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देख लो इस वाले में, देख लो अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में क्या होता है, एक बनता है ऑक्सीडाइज वाला प्रोडक्ट, एक बनता है रिड्यूस वाला प्रोडक्ट, बना देंगे अपन अच्छे से, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 होल थ्राइस, C डबल बॉन्ड हो। अगर NaOH कंसंट्रेटेड है, मतलब ज्यादा फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ONA प्लस प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, एक रिड्यूस फॉर्म बना दो इसका। रिड्यूस कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे बना दूं CH3 होल थ्राइस CH2OH, ऐसे एल्कोहल, एल्डिहाइड का रिड्यूस फॉर्म क्या होता है, एल्कोहल, है ना, और उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, सेमी कार्बाजाइड एंड अ वीक एसिड। अब इसमें ही अगर मैं सेमी कार्बाजाइड डाल दूं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, देखो सेमी कार्बाजाइड जोड़ रहा हूं मैं, NH सिंगल बॉन्ड NH, यहां पर होगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर होगा NH2, ऐसे दिखता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे NH2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट डायरेक्ट इससे आके जुड़ जाएगा, कैसे बनेगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार जोड़ा है, 3 बार, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3, ये कार्बन, ठीक है, इसके ही O से जुड़ जाएगा, एक H है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला पार्ट जुड़ जाता है, ये निकाल देगा तुम्हारा वाटर, ये दिख रहा है H2, और ये O निकाल देगा वाटर, क्या बन जुड़ जाएगा, देखो नाइट्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH, और यहाँ पर CONH2, ऐसा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ऐसा होता है ये। क्लियर हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट। समझ में आ गया। तो सारा का सारा पार्ट अपन ने एक ही उसमें देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारा 2019 के सारे सेट हम कवर कर चुके हैं, सारे के सारे सेट तुम्हारा 1 2 3 4 5 सेट थे, सारे कवर कर लिए। और मैं बता रहा हूं जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, ठीक है, और जो सही में लिटरली एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं CBSE की, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की, तो मैं उनसे ये कहूँगा, ठीक है, क्योंकि आधे से लोग मैंने देखा है बातें करते रहते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि 2019 का सारे सेट कर लो, क्योंकि उसने आधे से ज़्यादा जो कवर करके रखा था, तुम्हारा सिलेबस आधे से ज़्यादा कवर करके रखा था, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, ठीक है, जो इस साल आ सकते हैं। तो बस अच्छे से इसकी तैयारी करो और बस जुड़े रहो मेरे साथ, ठीक है। अब तुमको नए वाले PYQ में मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न फ्री है पर बेस्ट जहाँ।